नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। यूपी में आंधी बारिश की तबाही में 52 लोगों की मौत। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम में मौत के कारणों का खुलासा। नीट का पेपर 30 लाख में बिका। योगी सरकार की 50% फीस कटौती और आतंकी नेटवर्क में हिंदू युवाओं की एंट्री। अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। ईंधन बचाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों की फ्लीट आधी, वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंधन बचत को लेकर कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले पे 50% तक वाहन कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी बैठकों, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को अधिकतर वर्चुअल मोड में आयोजित करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बड़े औद्योगिक संस्थानों और स्टार्टअप कंपनियों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी है। सरकार ने मेट्रो, पीएनजी, सार्वजनिक परिवहन और रोडवेज बसों के अधिक उपयोग पर भी बल दिया है। सीबीएसई 12वीं में दक्षिण भारत फिर अव्वल, दिल्ली का प्रदर्शन भी शानदार। सीबीएसई 12वीं परीक्षा बोर्ड 2026 के परिणामों में तिरुवनंतपुरम रीजन ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां कुल पास प्रतिशत 95.62 दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर चेन्नई और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु रहे। दिल्ली वेस्ट रीजन ने भी 92.34% परिणाम के साथ मजबूत प्रदर्शन किया। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण भारत में मजबूत बेसिक शिक्षा, नियमित पढ़ाई और अनुशासन बेहतर परिणामों की मुख्य वजह है। वहीं उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं और कोचिंग के दबाव का असर बोर्ड परिणामों पर दिखाई देता है। इस बार भी दक्षिण भारत ने अपनी शैक्षिक बढ़त कायम रखी है। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा, फेफड़ों में जमे खून के थक्कों से हुई मौत। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार उनके फेफड़ों में भारी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे, जिसके कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स हुआ और उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट, फेफड़ों और अन्य अंगों को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा है। मेडिकल रिपोर्ट में इस स्थिति को पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बताया गया है, जिसमें शरीर की नसों में बना खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंचकर मुख्य नस को बंद कर देता है। डॉक्टर के अनुसार यह बेहद गंभीर और जानलेवा स्थिति होती है, जिससे कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा, 30 लाख में बिका पेपर, 7 राज्यों तक फैला नेटवर्क। नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को अब तक सबसे बड़ी जानकारी हाथ लगी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र करीब 30 लाख रुपए में खरीदा गया था और इसके बाद इसे संगठित तरीके से 7 राज्यों तक पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार पेपर सबसे पहले नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, जहां से यह गुरुग्राम की एक सक्रिय गैंग तक पहुंचा। इसके बाद इस नेटवर्क ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में छात्रों और एजेंटों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम किया। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज साझा की गई। कई छात्रों से मोटी रकम लेकर उन्हें परीक्षा से शॉर्ट पेपर भी उपलब्ध कराया गया। जांच के अनुसार कुछ कोचिंग संस्थानों, दलालों, डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। सीबीआई, एसटीएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पूरे नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस भी खंगाल रही हैं। बताया गया है कि कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और कुछ राज्यों में छापेमारी भी हुई है। इस पूरे मामले ने देश भर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। छात्र लगातार निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। नीट की परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव का हमला, बोले क्या गारंटी कि फिर पेपर लीक नहीं होगा। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और परीक्षा प्रणाली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लाखों छात्र और उनके परिवारों में व्यवस्था को लेकर गहरा गुस्सा और निराशा है।
अखिलेश ने सवाल उठाया कि दोबारा परीक्षा होने पर क्या गारंटी है कि पेपर लीक फिर से नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में परीक्षा प्रणाली लगातार अविश्वसनीय होती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बार बार पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं का आत्मविश्वास टूट रहा है। बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। इंडियन एयरफोर्स AF-CAT-2 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 300 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। भारतीय वायुसेना ने AF कमांड एडमिशन टेस्ट 2 2026 की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत 300 से अधिक पदों पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 मई 2026 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 19 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। भर्ती फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शाखाओं के लिए होगी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आयु सीमा 20 से 24 वर्ष और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। युवाओं के लिए इसे भारतीय वायुसेना में करियर बनाने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी की गवाही पर कोर्ट में तीखी बहस, अगली सुनवाई 16 मई को। संभल हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान जनपद न्यायालय में मंगलवार को माहौल गर्मा गया। सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच तत्कालीन CEO अनुज चौधरी की गवाही को लेकर तीखी बहस हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की एक विवादित टिप्पणी पर सरकारी वकील ने कड़ा विरोध जताया। न्यायाधीश डॉक्टर विदुषी सिंह ने दोनों पक्षों को अदालत की गरिमा बनाए रखने की नसीहत देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 मई तक की तारीख तय की है। मामला संभल हिंसा से जुड़े बहुचर्चित मुकदमे का है। सरकारी पक्ष का कहना है कि अनुज चौधरी ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1,39,00,000 के मुआवजे में 12 लाख की रिश्वत, KDA अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। कानपुर विकास प्राधिकरण पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। न्यू कानपुर सिटी परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण के बदले 1,39,00,000 रुपए का मुआवजा पाने वाले किसान से कथित तौर पर 12 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। किसान मनोज राठौर का आरोप है कि जमीन के भुगतान के बदले उनसे यह रकम ली गई और पिछले 14 महीनों से वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। मामला मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़ा होने के कारण प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। आरोपों के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ब्राह्मण टिप्पणी पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता अजय राय ने भी सपा को घेरा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेताओं के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सपा पर हमला बोला है। अजय राय ने कहा कि केवल माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा और अखिलेश यादव को ऐसे नेताओं पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बयान को समाज को बांटने वाली मानसिकता बताया। बयान के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है और विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत, 18 मई की बैठक में होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में पुराने बिजली मीटर बदलकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की लागत उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी या नहीं, इस पर 18 मई को अहम बैठक होने जा रही है। राज्य सलाहकार समिति के बैठक में इस मुद्दे को एजेंडे के रूप में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने का खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन पावर कॉरपोरेशन इस राशि को बिजली बिल में जोड़कर वसूलने की तैयारी में है। यदि केंद्र सरकार की नीति लागू रहती है तो लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश में पहले ही विवाद और विरोध भी जारी है। लखनऊ से प्रयागराज 48 मिनट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तैयारी तेज। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद लखनऊ से प्रयागराज का सफर केवल 48 मिनटों में पूरा हो सकेगा, जबकि दिल्ली से लखनऊ की दूरी 2.25 घंटे में तय होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार यह परियोजना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। कॉरिडोर के जरिए मथुरा, आगरा, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी जैसे शहरों की कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी।
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इससे व्यापार, रोजगार और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी की अपील के बाद मेरठ सराफा बाजार में सन्नाटा, व्यापारियों ने जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना खरीदने से बचने की अपील का असर अब बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। एशिया की सबसे बड़ी मेरठ सराफा मंडी में मंगलवार को कारोबार लगभग ठप नजर आया और बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई है, जिससे छोटे कारीगर और दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इंजन बचत और अनावश्यक सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। सराफा कारोबारियों का कहना है कि यदि स्थिति लंबे समय तक ऐसी ही बनी रही तो हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है। मकान और दुकान का नक्शा पास कराना होगा आसान, यूपी में शुरू होगी ऑनलाइन व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में अब मकान और दुकान का नक्शा पास कराने के लिए लोगों को जिला पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायती राज विभाग जल्द ही ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिसके जरिए लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। विभाग के अनुसार नक्शा पास कराने के साथ साथ करों का ऑनलाइन भुगतान भी संभव हो सकेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार तथा अनावश्यक देरी पर भी रोक लगेगी। अधिकारियों के मुताबिक पोर्टल के माध्यम से नोटिस, आरसी और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी डिजिटल रूप से संचालित की जाएंगी। 46 साल पुराने प्रकाश नारायण हत्याकांड में पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार। प्रयागराज के 46 साल पुराने प्रकाश नारायण पांडे हत्याकांड में अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए के विशेष अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया और सजा के लिए अगली तारीख तय की है। विजय मिश्रा वर्तमान में आगरा जेल में बंद हैं, जबकि अन्य आरोपी जमानत पर बाहर थे। अदालत ने उनकी जमानत निरस्त करते हुए उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 1979 में जिला कचहरी परिसर में हुई हत्या से जुड़ा है। लंबे समय से चल रहे केस में फैसला आने के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। नोएडा की राजनीति में सक्रिय हुई शालिनी सिंह, बीजेपी नेताओं की बड़ी बेचैनी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने नोएडा की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। स्थानीय मुद्दों को लेकर उनकी लगातार सक्रियता और जनसंपर्क कार्यक्रमों के बाद भाजपा के कई पुराने नेताओं की बेचैनी बढ़ने की चर्चा है। शालिनी सिंह पेशे से वकील हैं और शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने नोएडा सिटीजन फोरम के माध्यम से कई स्थानीय मुद्दों को उठाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नए चेहरों और सामाजिक समीकरणों पर विशेष फोकस कर रही है। ऐसे में शालिनी सिंह की सक्रियता को भी उसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। AIMIM के फैसले से बढ़ी सपा कांग्रेस की चिंता, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। असउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि AIMIM का यह कदम विपक्षी वोट के बैंक के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी PDA रणनीति को लेकर उत्साहित थी, लेकिन अब नए समीकरणों के कारण विपक्षी गठबंधन पर दबाव बढ़ सकता है। भाजपा और अन्य दल भी आगामी चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक की तैयारी में जुट गए। तारीख पे तारीख, सिर्फ अदालतों की गलती नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लंबित आपराधिक मामलों और न्याय में हो रही देरी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि केवल न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार, पुलिस और फॉरेंसिक व्यवस्था की कमियां भी बड़ी वजह हैं। कोर्ट ने कहा कि मामलों में देरी अपराधियों का मनोबल बढ़ाती हैं और जनता का भरोसा भी कमजोर करती हैं। अदालत ने जिला न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि कई न्यायाधीशों को अपराधियों से अप्रत्यक्ष धमकियों का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजने के निर्देश दिए हैं। आतंकी नेटवर्क में हिंदू युवाओं की एंट्री पर अलर्ट, हनी ट्रैप और ब्लैकमेल से फंसाने का खुलासा।
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आतंकी नेटवर्क में हिंदू युवकों की बढ़ती एंट्री को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार युवाओं को बड़ी रकम और विदेश में बसाने के झांसे, हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जरिए आतंकी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। हाल के दिनों में दिल्ली, यूपी और आसपास के राज्यों में 21 युवकों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों ने निगरानी और तेज कर दी है। जांच में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के नेटवर्क का नाम सामने आया है। यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियां कई सोशल मीडिया अकाउंट और संदिग्ध संपर्कों की निगरानी कर रही हैं। कानपुर में 400 करोड़ रुपए का लैंड स्कैम, पूर्व एडीएम समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर। कानपुर देहात में 400 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में पूर्व एडीएम, बैंक अधिकारियों और कई कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला थर्मल पावर प्लांट परियोजना के नाम पर हुई वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तहसीलदार ने मूसानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों और बैंक कर्मियों की भूमिका सामने आने के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। सरकार ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई बताया है। मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचलें तेज हो गई हैं। खरीफ सीजन से पहले किसानों को बड़ी राहत, बीजों पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। कृषि विभाग धान, उड़द, मूंग, तिल और मोटे अनाजों के करीब 1.96 लाख क्विंटल बीज 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 15 मई से धान बीज वितरण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दलहन और तिलहन फसलों के मिनी किट भी किसानों को दिए जाएंगे। सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष जांच टीमें भी गठित की हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रील बनाने के चक्कर में तेंदुए के सामने पहुंचे युवक, हमला होते ही मचा भड़कंप। महाराजगंज के सोहगी बरवा सेंचुरी क्षेत्र में रील बनाने का जुनून 2 युवकों पर भारी पड़ गया। वनग्राम अचलगढ़ के पास पुलिया के नीचे बैठे तेंदुए का वीडियो बनाने पहुंचे युवकों पर अचानक हमला हो गया। जानकारी के अनुसार एक युवक सामने से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि दूसरा तेंदुए का ध्यान आकर्षित करने के लिए कंकड़ फेंक रहा था। अचानक भड़के तेंदुए ने बाहर निकलकर एक युवक पर झपट्टा मार दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम इलाके में निगरानी कर रही है और ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से मना किया गया है। चंद्रनाथ मर्डर केस अब सीबीआई के हवाले, यूपी बिहार कनेक्शन की होगी गहराई से जांच। पश्चिम बंगाल से जुड़े चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामला अपने हाथ में लेकर नई एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच में उत्तर प्रदेश और बिहार के कनेक्शन सामने आने के बाद केस और संवेदनशील हो गया है। आरोपी राज सिंह की मां ने दावा किया कि उनका पूरा परिवार अयोध्या दर्शन के लिए गया था, तभी पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर जांच एजेंसियां हत्या के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क और संपर्कों की पड़ताल में जुटी हुई है। डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा, प्रयागराज पुलिस का सख्त आदेश। प्रयागराज में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने डुप्लीकेट चाबी बनाने को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब किसी भी व्यक्ति को चाबी बनवाने से पहले आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में चाबी बनाने वाले कारीगरों की नियमित जाँच करें और नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं। बिना पहचान पत्र के चाबी बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस का कहना है कि कई चोरी की वारदातों में मास्टर चाबी और डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल सामने आया है, इसलिए यह कदम अपराध रोकने के लिए उठाया गया है। कानपुर में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी और बारिश से गर्मी में राहत। कानपुर में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया और तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। मौसम बदलते ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय कई मौसमी प्रणालियों का असर प्रदेश के मौसम पर दिखाई दे रहा है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में धूल का गुबार छा गया, जबकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज बदलता रह सकता है।
प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह भी दी है। आंधी बारिश ने मचाई तबाही, 52 लोगों की मौत, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम ने भयावह रूप ले लिया। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और तूफानी हवाओं के कारण अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्ट यूपी के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और दक्षिण राजस्थान से आ रही पूर्वा हवाओं के कारण कई इलाकों में हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। तेज तूफान में सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे और साइन बोर्ड उखड़ गए, जिससे बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर साइन बोर्ड गिरने के बाद रूट डाइवर्ट करना पड़ा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।